नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपी पीसीएस मेंटरिंग मॉन्क एट यूपी पीसीएस, जिसमें हम यूपी पीसीएस 2024 को टारगेट करते हुए द हिंदू की जो न्यूज़ एडिटोरियल्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज डेट है 4 अक्टूबर और देख लेते हैं आज कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो ये सबसे पहली न्यूज़ जो है वो फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ से संबंधित है, जिसमें 3 साइंटिस्ट ये जो दिए हुए हैं, पियरे अगोस्टिनी, फ्रैंक क्राउच एंड एनी ली हुलियर। इनको दिया गया है, जो नोबेल प्राइज़ इनको दिया गया है वो एटोसेकेंड नामक एक फिजिक्स है, उस पर दिया गया। एटोसेकेंड क्या होती है कि जो एक टाइम होता है, टाइम में आपको पता है सेकंड होते हैं, उस सबसे छोटे यूनिट जो है नैनो सेकंड होती है, उससे भी होते हैं, लेकिन एक नैनो सेकंड एक यूनिट होती है जो कि 10⁻⁹ सेकंड के बराबर होती है, एक सेकंड। ठीक है। तो उसका 1 बिलियंथ, यानी इसका 1 बिलियंथ पार्ट, इसको अगर आप 1 बिलियन से डिवाइड कर देंगे तो जो टाइम आएगा, जो कि एक बहुत ही माइक्रो टाइम यूनिट है, तो उस टाइम यूनिट के दौरान किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या चेंजेस होते हैं, तो इसको हम तभी पता कर पाएंगे जब इस टाइम यूनिट को हम देख सकें। तो इसके लिए उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद की जिससे लेजर की सहायता से इस इस टाइम सेकेंड में भी देखा जा सकता है। ठीक है। तो इसके लिए इन तीनों को फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो आज जो हम बाकी एडिटोरियल्स डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कुलर माइग्रेशन से रिलेटेड है। माइग्रेशन हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पीसीएस का, तो उससे रिलेटेड हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, सर्कुलर माइग्रेशन क्या होता है। उसके साथ में ये एक इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको फिलहाल आज नहीं कवर करेंगे, किसी और दिन देख लेंगे, अफगानिस्तान से रिलेटेड। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट जो एआई का यूज़ है ऑडिट टेक्नोलॉजीज़ में, आर्टिफिशियल मतलब कि टेक्नोलॉजी का जो यूज़ हो रहा है, तो इस आर्टिकल में बेसिकली ऑडिटिंग के बारे में तो कम ही बताया गया है, लेकिन इसके बारे में ज़रूर बताया गया है कि किस तरीके से जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उनका जो है हमारे डेटा पर क्या फर्क प्रभाव पड़ने वाला है, किस तरीके से हम टेक्नोलॉजीज़ को, कहने का मतलब ये है कि कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि हम डेटा सिक्योरिटी इंश्योर कर सकें, और इस तरीके के एक फ्रेमवर्क बनाया जा सके। इस ये इन चीज़ों को देखेंगे। ये उसके बाद में जो यहाँ पर एक कॉलम साइड में निकला हुआ है, ये बता रहा है कि जो कोविड-19 में जो वैक्सीन बनाई गई थी, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए वैक्सीन, उसके लिए नोबेल प्राइज़, उस टेक्नोलॉजी के लिए बेसिकली नोबेल प्राइज़ दिया गया है फिजियोलॉजी में, यानी कि मेडिसिन में। तो उसमें जो एक बंदी है कैटलिन कार्को, उसको भी दिया गया। तो देखिए वो 13th पर्सन है जिसको जो है 13th वुमेन है, सॉरी 13th वुमेन है जिसको नोबेल प्राइज़ मेडिसिन में दिया गया है, ये देखिए। और आउट ऑफ 225 अवार्डेड मेडिसिन में, और टोटल 62 मतलब कि 62वीं वुमेन है 894 मेंस के अगेंस्ट में। तो 13th वुमेन है जिसको मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो ये बताया जा रहा है कि हाँ, एक इंक्लूसिविटी का मैसेज भी दिया जा रहा है। और उसके साथ ही साथ इन लोगों ने जो है एक बहुत लंबे पीरियड से जो है काम किया था इस मैसेंजर आरएनए पर। उन्होंने बताया जाता है कि 1980 के टाइम से जो है एमआरएनए पे वो रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा, ये रिसर्च क्या है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं अभी फ़िलहाल रिसर्च हम लोग कर पाए हैं, लेकिन जो जो कि जानकारी है जो इन दो बंदों को, एक कैटलिन कैरिको जो कि 13th वुमेन है, और ड्रू वीज़मैन, इनको जो मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया वो इस बात पे दिया गया है कि इन्होंने एमआरएनए को किस तरीके से हम मैनिपुलेट कर सकें कि वो सेल में जाकर ऐसी प्रोटीन बनाए जैसी प्रोटीन हम चाहते हैं। प्रोटीन्स का काम क्या होता है? प्रोटीन्स का काम होता है हमारी बॉडी को ग्रोथ करना, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, और एक ऐसा इम्यून सिस्टम शरीर में डेवलप करना जिससे अगर कोई बाहर से वायरस आ रहा है तो वो उसको प्रोटीन मार सके। एमआरएनए का काम होता है कि ऐसी प्रोटीन को बनाने के लिए सेल को प्रेरित करना। तो अगर हम मैसेंजर आरएनए में, एमआरएनए का मतलब मैसेंजर आरएनए, तो अगर हम एमआरएनए में कोई ऐसा मैसेज भेज सकें जिसके जरिए वो ऐसी प्रोटीन बनाए जो हम चाहते हैं, जैसे कोविड वैक्सीन आया, सॉरी जैसे कोविड की बीमारी आई, तो उस टाइम पर जो हमने मैसेंजर आरएनए को मैसेज दिया कि आप जाके एस प्रोटीन बनाइए जो कि कोरोना वायरस में पाई जाती थी, तो वो एस प्रोटीन बनाई गई और उसके खिलाफ शरीर में इम्यून सिस्टम डेवलप हुआ। तो इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी लगभग इस तरीके से काम करती है। उसके बाद में एक छोटा सा आर्टिकल है जिसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जिसमें
कि जो नोबेल प्राइज विनर्स को जो दिया गया है, ये आपका मतलब कि नोबेल प्राइज जो दिया गया है इन लोगों को, तो ये बताया जा रहा है इसमें कि देखो क्या है कि ये लोग तो क्या है रिसर्च कर रहे थे, और फिर इन लोगों को जो है प्राइवेट कंपनियों के द्वारा खूब पैसा दिया जाता है, जैसे मॉडर्ना और फाइजर है, इसके द्वारा इनको बड़ी बड़ी अच्छा खासा अमाउंट दिया जाता है, और इनको जैसे वाइस प्रेसिडेंट के पद पर भी कैटलिन कैरिको हैं फाइजर में। तो ये लोग जो है इन लोगों को, और आप नोबेल प्राइज दे रहे हैं, आप बता रहे हैं कि कोविड के दौरान इनसे बड़ी हेल्प मिली। तो लेखक का ये कहना है कि देखिए पहली बात तो जो स्टेट गवर्नमेंट रिसर्च के लिए पैसा देती है, साथ ही साथ जो पब्लिक का मनी जाता है कंपनी के पास में, भाई कंपनी दवाइयाँ बेचती है और वो पब्लिक का ही तो मनी होता है, तो इन सारे पैसों को यूज़ करके वो रिसर्च करते हैं और फिर वो दवाई बनाते हैं और फिर उसको कॉमर्शलाइज करते हैं, और ऐसे टाइम पे कमर्शलाइज करते हैं, ऐसे टाइम पर उसका फ़ायदा उठाते हैं जबकि पूरे विश्व में त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है। कहने का मतलब ये है। तो इस तरीके से क्या हम सच में जो है हमें इनको नोबेल प्राइज़ देना चाहिए था फिजियोलॉजी का? वो बता रहे हैं कि एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन ह्यूस्टन एंड द टेक्सास चिल्ड्रंस हॉस्पिटल सेंटर फॉर वैक्सीन, इन दोनों लोगों ने मिलकर जो है एक प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन का निर्माण किया था और लाइसेंस इट टू इंडियाज बायोलॉजिकल ई फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, लेकिन इसके लिए उन्होंने पेटेंट नहीं करवाया था, यानी कि ये जो वैक्सीन थी ये बहुत सस्ती जो है मिल जाएगी लोगों को। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों को हमें नोबेल प्राइज़ देना चाहिए जो रियलिटी में ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ। हालांकि लोग रिसर्च किया है इन्होंने, फिलहाल ये एक एंगल था कहने के लिए, तो इस पे ज़्यादा क्या ही डिस्कस करें। आइए अपना मेन जो है टॉपिक डिस्कस करते हैं। माइग्रेशन से रिलेटेड टॉपिक है कि एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि सर्कुलर माइग्रेशन। तो अब देखते हैं, देखो माइग्रेशन क्या होता है कि एक इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल विद इन कंट्रीज़ जो कि रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में होता है, सिटीज़ में होता है, और दूसरा इंटरनेशनल हो सकता है जो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में होता है। कहने का मतलब जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, पूरर कंट्रीज़ होती हैं, सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ से वेस्ट की ओर होता है, यूएस की ओर होता है जो रिच कंट्रीज़ होती हैं। माइग्रेशन जो है लेबर्स का जो माइग्रेशन होता है वर्क के लिए, वो परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, और अब एक नया कॉन्सेप्ट है कि सर्कुलर भी हो सकता है। सर्कुलर क्या होता है? सर्कुलर होता है कि जब जो माइग्रेशन हो लेबर का, वो ओरिजिन कंट्री से और होस्ट कंट्री के बीच में एक टाइम के लिए, मतलब कि एक टाइम पीरियड में कई बार हो। कहने का मतलब कि एक साइक्लिक टाइम पीरियड में कई बार हो। अगर जब सीजन आए तब वहाँ पे अवेलेबिलिटी, जब ज़रूरत हो तो वहाँ पर लेबर पहुँच जाए, और फिर जब ज़रूरत ना हो तो लेबर फिर वापस अपने पास में आ जाए। इसके लिए एक यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप टास्क फोर्स है, उसने जो है एक डेफिनीशन दी हुई है सर्कुलर की। उसने क्या, एक तो नॉर्मल सर्कुलर जो माइग्रेशन है उसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर लेबर फोर्स रुके ना, वो जाए सीजन में जब भी काम हो वहाँ रुके काम करे और फिर वापस लौट आए, फिर जाए फिर काम करे, पीरियोडिक मूवमेंट हो। लेकिन ये जो यूएन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप टास्क फोर्स है, इसके हिसाब से एक सर्कुलर माइग्रेशन तब कहा जाएगा जब विद इन अ टाइम पीरियड किसी भी लेबर का मूवमेंट जो है टू लूप्स में हो। टू लूप्स का मतलब, अगर ए एक ओरिजिन कंट्री है और बी एक होस्ट कंट्री है, यानी कहने का मतलब ए अगर इंडिया है और बी अगर अमेरिका है, यहाँ से कोई बंदा अगर काम करने के लिए जाता है तो वो एक बार बी पर जाए फिर वापस लौटे, और फिर बी में जाए और फिर वापस लौटे, तो दो, अगर विद इन अ टाइम पीरियड दो लूप्स कंप्लीट हो रहे हैं तो सर्कुलर माइग्रेशन होता है। ऐसे ही अगर तीन कंट्रीज इन्वॉल्व हैं तो बंदा ए से बी में जाए, फिर बी से वापस आए, फिर ए से सी पर जाए, और फिर वापस ए अपनी ओरिजिन कंट्री में पहुंच जाए। तो अगर वो अपनी ओरिजिन कंट्री के हिसाब से दो लूप्स कंप्लीट कर रहा है तो इसको हम सर्कुलर माइग्रेशन कहेंगे। फिलहाल सर्कुलर माइग्रेशन का आप एक कुल मिला के नॉर्मल मतलब ये समझ लीजिए कि एक पीरियोडिक मूवमेंट होना चाहिए फॉर द वर्क, फॉर द बिजनेस, फॉर द ट्रेड। अब देखिए सर्कुलर माइग्रेशन की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है कि टेम्पररी रेजिडेंस अवेलेबिलिटी होनी चाहिए डेस्टिनेशन कंट्री में। ये नहीं कि कहीं भी पड़े हुए हैं जो बंदे काम करने के लिए गए हुए हैं। मल्टीपल एंट्रीज़ की पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होना चाहिए, लीगल राइट टू स्टे होना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेंट्स राइट्स होना चाहिए, और हेल्थ डिमांड्स होनी चाहिए, हेल्थ डिमांड फॉर
टेम्परेरी लेबर, हेल्दी डिमांड्स फॉर टेम्परेरी लेबर्स, कहने का मतलब कि जो टेम्परेरी लेबर्स जा रहे हैं वहाँ पर उनके लिए वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हों। ये नहीं कि वहाँ पे हेल्दी डिमांड्स ना हो, ज़बरदस्ती जाके जो यहाँ से लेबर्स जा रहे हैं वो जाके वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका काम छीन रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हाउ सर्कुलर माइग्रेशन इज पॉसिबल, क्यों ऐसा पॉसिबल हुआ है ये सीजनल मूवमेंट? क्योंकि आपको पता है फ्लूइड मूवमेंट हो गया है, मतलब कि बहुत जल्दी लोग मूव करते हैं क्योंकि मॉडर्न ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन्स हैं, मेट्रोज हैं, और कम्युनिकेशन की है, सोशल नेटवर्किंग के थ्रू लोगों को बहुत जल्दी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चल जाता है, मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं, ग्लोबलाइजेशन का कल्चर हो गया है। तो इस तरीके के कई सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये सीजनल मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया है। अभी इसमें बताया जाता है कि प्रॉब्लम्स क्या है कन्वेंशनल माइग्रेशन से। जब पहले जो परमानेंट रूप से लोग शिफ्ट हो जाते थे या फिर टेम्परेरी जाते थे, तो उसमें क्या होता था कि जो ओरिजिन कंट्री है, पहली बात तो वहाँ से अगर परमानेंट लोग जा रहे हैं तो वहाँ का जो टैलेंट है वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में उसी कंट्री में भाई वहाँ पे वर्कर्स भी नहीं अवेलेबल बचे, क्योंकि जो वर्कर्स थे, जो इंटेलिजेंट लोग थे, वो लोग चले गए, जो ह्यूमन रिसोर्स था वो चला गया। होस्ट कंट्री में क्या प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि जो वहाँ की रिसोर्सेज होते हैं, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। क्योंकि वहाँ की जो सिटीज़ होंगी, पता चला वहाँ पे 10 लाख लोगों को एकोमोडेट करने की क्षमता है, लेकिन वहाँ पर 15 लाख लोग पहुँच गए, 5 लाख लोग जो है इमिग्रेंट माइग्रेंट्स हैं। तो इस तरीके से जो है वहाँ पर प्रेशर हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरी बात, जो कंपटीशन हो जाएगा माइग्रेंट्स और वहाँ के जो लोकल सिटीजन्स होंगे, एथनिक और कल्चरल टेंशन्स हो जाएंगे। क्योंकि अगर भाई यहाँ से जो लोकल लोग जाएंगे वो अपना कल्चर, अपना रिलीजन, अपने अपनी जो भी कस्टम्स होंगी उनको फॉलो करेंगे, तो वो कस्टम्स जो है वो वहाँ के लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स होती थी। और अगर हम इंटरनल वाले में देखें कौन सी प्रॉब्लम्स होती थी, जैसे अगर हमारे रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में माइग्रेशन हो रहा है तो क्या होगी, एग्रेरियन क्राइसिस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जो एग्रेरियन क्राइसिस है वो हो जाएगी। दूसरी बात, अगर शहर में होगा, शहर में वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डील नहीं कर पाएगा, वो एकोमोडेट नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल दिल्ली में देखिए कितने लोग रहते हैं, वहाँ पे कितनी प्रॉब्लम हो जाती है भीड़ की वजह से, ट्रैफिक की वजह से, कितना क्लाइमेट जो है एयर पोल्यूशन रहता है। तो इस तरीके से अब लेकिन कहने का मतलब अब ये तो हो गया कन्वेंशनल, तो अब बैलेंस्ड माइग्रेशन मेथड क्या है? बैलेंस्ड माइग्रेशन मेथड है यही सर्कुलर वाला, जहाँ पे जो है ओरिजिन कंट्री के ऊपर ये ओरिजिन कंट्री को साथ मतलब पैसा भी मिलता रहे, फ्लो ऑफ रेमिटेंस भी रहे, कोई ऐसा फियर ना हो कि वो अपने टैलेंट को परमानेंटली लूज कर देंगे, या फिर ऐसा भी ना हो कि जो बहुत ही टेम्पोरेरी मूवमेंट हो रहा हो। कहने का मतलब कि उनका टैलेंट तो यहाँ से जा रहा है लेकिन पता चला वहाँ पे हेल्दी डिमांड ही नहीं है काम की। तो इस तरीके से ओरिजिन कंट्री को भी इंश्योर रहता है कि हाँ पीरियोडिक जो है काम मिलता रहेगा दूसरी कंट्रीज में। और जो दूसरी कंट्री है उसको ये फायदा रहेगा कि सपोज दैट वेस्ट है, तो वेस्ट में क्या हुआ है, वेस्ट में जो है पॉपुलेशन पहली बात तो कम है, उन्होंने जो है पॉपुलेशन पे अच्छा काम किया, उनकी ग्रोथ नहीं हुई उतनी पॉपुलेशन, ठीक है। वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम उनका इतना अच्छा है कि उनकी सारी जो जॉब्स जो वो लोग एक्वायर करते हैं, जो वो हाई स्किल जॉब एक्वायर करते हैं, तो जो लो स्किल्ड जॉब है उसके लिए जो लेबर की रिक्वायरमेंट है वो माइग्रेंट लेबर से पूरी की जा सकती। तो पहली तो उनकी एक प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी माइग्रेंट लेबर से। दूसरी चीज, कंपटीशन नहीं कंसर्न रहेगा क्योंकि पता है कि हाँ ये लो स्किल्ड जॉब है, इसके लिए तो हमें रखना ही था। उसके बाद में चूंकि उनको भी पता है कि ये सीजनल मूवमेंट होने वाला है। फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि अगर यूएस में जो है मक्के की कटाई का सीजन चलने वाला है, तो उनको हो सकता है कि हैवी लेबर की आवश्यकता पड़े। या फिर अगर जब बर्फ़ जो है बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, स्नो फॉलिंग होती है, तो स्नो को क्लियर करने के लिए स्ट्रीट्स में या जो भी टाउन्स होंगे उन वहाँ पर क्लीन करने के लिए अगर उनको लेबर चाहिए होंगे, तो वो लेबर्स अगर यहाँ से माइग्रेट होकर जा रहे हैं तो वो एक सीजनल है, उसके बाद में उनका काम खत्म हो जाएगा, वो चले आएंगे। तो उनको एक एलियन कल्चर से भी डर नहीं रहेगा। तो ये एक सर्कुलर जो है माइग्रेशन के फायदे हैं। अब सर्कुलर माइग्रेशन इंडिया में बताया जाता है कि हमेशा से सर्कुलर माइग्रेशन ही होता रहा है। सर्कुलर माइग्रेशन क्यों होता रहा है? क्योंकि आप लोग भी देखते होंगे कि आपके गांव में क्या होता है या फिर हम लोगों के गांव में क्या होता है कि जो लेबर्स होते हैं वो कुछ टाइम के लिए तो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो है अगर सपोज करिए कि वो जाएंगे, ठंडियों में निकल जाएंगे, ठीक है। ठंडियों में जब गेहूं लग जाता है उसके बाद में वो चले जाएंगे। जब गेहूं बो जाएगा फिर वो जो है वही करीब मार्च में आ जाएंगे।
और मार्च के लास्ट तक आ जाएंगे, और फिर अप्रैल मई में जब गेहूं कटने के सीजन होगा तो वो गेहूं कट जाएगा, फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो भी काम कर रहे होंगे शहर में वहां पे चले जाएंगे। तो ये अपने यहाँ लगभग में सर्कुलर माइग्रेशन ही चल रहा था। बताया जाता है कि 2004-5 से 2011-12 के बीच में कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऐसा था जिसने जो है सबसे ज़्यादा रूरल टू अर्बन माइग्रेशन को सपोर्ट किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम की अवेलेबिलिटी उसी में थी। और इसकी वजह से जब देखिए क्या है, एक बार ऐसा भी होता है अगर बहुत ही बड़ी मात्रा में कंस्ट्रक्शन सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर अगर शहर में डेवलप हो रहा है और सस्टेनेबल है, सस्टेन कर रहा है, काम मिल रहा है लगातार, तो फिर लोग कई बार ऐसा होता है कि वापस आना नहीं चाहते हैं अपने ओरिजिन पर। तो ऐसा होने से क्या होता है कि जो रूरल पॉपुलेशन है वो कम हो जाती है, और रूरल इकोनॉमी dwindling, मतलब कि वो घटती रहती है। क्यों घटती रहती है? क्योंकि एग्रेरियन वाली जो बात हमने की थी, एग्रेरियन क्राइसिस पैदा हो जाती है भाई। लेबर्स ही नहीं है काम करने के लिए, और जो जो जिनके घरों में थोड़ी बहुत खेती है, फिर वो अपनी खेती ठीक से करते भी नहीं है। इससे क्या हुआ, अर्बन स्पेसेस में बूम आया, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो अर्बन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो वहाँ की रोड्स थी, जो हाउसिंग फैसिलिटीज़ थी, तो वो काम नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्फ्लक्स हुआ फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। और जो अपने यहाँ माइग्रेशन होता है, आपको पता है कि जो कई बार जब लिबरलाइजेशन के बाद में डेवलपमेंट हुआ तो ज़्यादातर जो हमारा नॉर्दर्न हिस्सा था या सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, यू वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड, छत्तीसगढ़, ये जो स्टेट हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी इनइक्वालिटी है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा लेबर जो है बड़ी मात्रा में, क्योंकि एग्रीरेरियन इकोनॉमी है यहाँ पे, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा लोग डिपेंडेंट है। तो जब काम नहीं होता है एग्रीकल्चर के सीज़न में, ऑफ सीज़न होता है, तो लोग जाते हैं। ठीक है, अब उसका पॉजिटिव आउटकम क्या होता है कि पहली बात तो उनको हाई पेइंग जॉब्स मिल जाती हैं साउथ इंडिया में। ठीक है, इस सर्कुलर की वजह से अपनी जो इंटरनल माइग्रेशन हो रहा है उसकी बात हो रही है कि हाई पेइंग जॉब्स हो जाती हैं, वो अपने घर पर अच्छा पैसा वापस भेजते हैं, जिससे बेटर वेलफेयर ऑफ फैमिली हो जाती है। और एक तीसरी चीज़ और स्टडी में आती है कि जो वुमेन्स होती हैं ऐसे घरों में, उनके पास ज़्यादा ऑटोनॉमी हो जाती है, वो ज़्यादा जो है डिसीजन ले सकती हैं, तो उनका एम्पावरमेंट भी होता है। निगेटिव्स क्या होते हैं कि देखिए सदर्न स्टेट में अगर स्पेशली हम बात करें, ज़्यादातर तो वेस्ट बंगाल, बिहार के लोग तो दिल्ली जाते हैं, लेकिन अब सदर्न स्टेट्स में भी जाने लगे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि लैंग्वेज बैरियर है भाई, वहाँ की लैंग्वेज दूसरी है। तो इससे क्या होता है, जो मिडिल मैन है वो एक्सप्लॉइट कर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इनको लेबर समझा जाता है और बहुत अनहाइजीनिक, अनसेफ कंडीशंस में इनसे काम करवाया जाता है। उनको प्रॉपर जो है सिक्योर रहने के लिए इक्विपमेंट्स नहीं दिए जाते हैं, बहुत लो स्किल्ड और लो वेजेस मिलते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो वहाँ के लोकल यूनियंस होते हैं, वही सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो हमने शुरुआत में डिस्कस की, लगभग में वही चीज़ें बार बार आ रही हैं कि जो लोकल यूनियंस होते हैं और जो वेज ग्रुप्स होते हैं, वो भी रिजेंटमेंट शो करते हैं इनके अगेंस्ट में कि देखिए ये लोग बाहर से आए हुए हैं और लो इनकम पे काम कर रहे हैं हमारे यहाँ। और कई बार ऐसी भी स्टडी शो करती है कि लेकिन ये प्रॉब्लम्स तो हैं ही हैं जो फेस कर रहे हैं लो स्किल्ड, लो वेजेस, और ये जो वेजेस हैं वो इतनी कम है कि इसको हम सब्सिस्टेंस माइग्रेशन कहते हैं। सब्सिस्टेंस का मतलब कि एक बेयर मिनिमम, बहुत ही कम, एकदम सर्वाइवल के लिए ही बस समझ लीजिए पॉसिबल है, क्योंकि भाई कोई भी लेबर जो जाता है वो बस सर्वाइव ही कर पाता है, कोई एसेट नहीं क्रिएट कर पाता है बहुत जल्दी, कि घर बना लिया उसने, अपने लिए गाड़ी खरीद ली, या फिर कोई हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस वो करवा नहीं पाते हैं। और जो भी स्टेट्स होते हैं वो भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और अगर काम नहीं है वहाँ पर तो उनको अलग फिर से मूव करना पड़ता है, उनके बच्चों की एजुकेशन मतलब प्रभावित होती है। और साथ ही साथ जो उनको, जैसे उनके जो इंडिजिनस उनका जो स्टेट है वहाँ पर जो गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, जैसे पीडीएस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना कि कोविड के दौरान, कि पीडीएस सिस्टम से उनको अलावेंस नहीं था दूसरे स्टेट्स में जो है अनाज लेने के लिए। तो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और माइग्रेंट्स जो हैं वो हमेशा जो है मार्जिन्स पर रहते हैं, चाहे वो फिजिकल, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल स्पेस हो। तो अब आगे क्या होना चाहिए, आगे ऐसा होना चाहिए कि हमें सारी स्टेट्स को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे जो माइग्रेंट लेबर है उनकी वेलफेयर को प्रमोट किया जा सके, जिससे उनके स्टेट का डेवलपमेंट भी चलता रहे, और साथ ही साथ जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनका और उनकी फैमिली का भी ध्यान रखना जा सके। जैसे केरल ने क्या किया,
केरल ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस माइग्रेंट वर्कर्स के लिए कंपलसरी कर दिया, ठीक है। और हम लोग अपनी स्टेट वाले क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश जो है, जितने भी हमारे यहाँ के माइग्रेंट लेबर्स हमारे यहाँ से जा रहे हैं, हम लोग उनका जो है एक फॉर्मलाइज्ड डेटा बना रहे हैं ताकि उनको जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके, सोशल सिक्योरिटी स्टेट्स प्रोवाइड करें और इंटीग्रेट विद द डेस्टिनेशन स्टेट, ठीक है, कि अगर वो वहाँ पर रहना भी चाहते हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाए। तो ये तो टॉपिक हो गया माइग्रेशन से रिलेटेड कि क्या क्या इश्यूज थे माइग्रेशन के और कैसे जो है स्टेट्स उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक है कैग कैग में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को ऑडिटिंग के लिए यूज़ करने के हिसाब से ये एक टॉपिक है। तो इसको हम सबसे पहले मोटा मोटा ये समझ लें कि ये टॉपिक ऑडिटिंग के बारे में कम है, ये टॉपिक इसके बारे में है कि जो हमारी नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, जैसे चैट जीपीटी है। तो चैट जीपीटी पर अगर हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पूछ लीजिए कि इंडिया में पॉवर्टी क्यों है, या फिर कुछ भी पूछ लीजिए आपका जो मन हो कि रॉकीज माउंटेन्स कैसे फॉर्म हुए, तो वो जो डेटा दे रहा है, जैसे हमारा गूगल ही है, ठीक है, लेकिन जो चैट जीपीटी है वो बहुत अच्छे से जो है आपकी पूरी वो, क्योंकि मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी है और कई तरीके से आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करता है, डेटा को एड्रेस करता है। तो अगर आप उन पे क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं तो क्या रिलायबल है वो, कहने का मतलब उनका डेटा सोर्स क्या है, वो कहाँ से डेटा को उठा के आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से कई कंसर्न है, एथिकल कंसर्न है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बंदे ने रिसर्च किया हो और फिर चैट जीपीटी ने उसका जो है रिसर्च खोज के जो है लेके आ गया और फिर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हो गया। तो इस तरीके के जो चैलेंजेस हैं, जो टेक्नोलॉजी आगे आने वाली है, तो उसके बारे में बेसिकली इसमें बात हो रही है। कैग के बारे में तो है ही है। तो जो जीसी मुर्मू जी हैं, जो कैग हैं हमारे यहाँ के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, तो वो सुप्रीम ऑडिटर इंस्टीट्यूट G20 के अंतर्गत उसके जो है अध्यक्ष थे। तो उसमें अध्यक्षता में उन्होंने बोला कि जो अगर हम एब्सोल्यूट डिपेंडेंस करेंगे ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑडिटिंग, तो इट मे लीड टू एक्यूरेट फाइंडिंग्स। एक्यूरेट फाइंडिंग्स क्यों होंगी वो हम आगे देखेंगे। अब देखिए कैग का काम क्या है, ये आप इस GS2 में हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी कैग के ऊपर आए, कि फिनेंशियल कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब जो भी लॉज हैं फाइनेंस से रिलेटेड, कि किस तरीके से जो है फाइनेंस को चाहे वो कलेक्ट करने की बात हो चाहे खर्चा करने की बात हो, क्या वो रूल्स फॉलो हो रहे हैं, जो भी लेजिस्लेचर्स हैं क्या वो फॉलो हो रहे हैं, और परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब कि उनको विजडम फुली जो है पूरे बुद्धिमत्ता के साथ में उनका प्रयोग किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाँ बस ऐसे ही जहाँ पर मनाया और पॉपुलिस्टिक पॉलिसीज मेजर्स के साथ में खर्चा कर दिया गया है, ठीक है। तो अब चैलेंजेस क्या हैं, देखिए एआई जो है, पहली बात तो वो एथिकल नहीं हो सकता है, मतलब कि हो सकता है लेकिन इसकी इसकी गारंटी क्या है कि वो एथिकल होगा, वो अनबायस्ड होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, ऑब्जेक्टिविटी होगी, क्योंकि वो एक मशीन है। जो भी इनपुट्स उसको दिए गए हैं वो ह्यूमन नहीं है कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, अवॉइड बायसनेस इसको इंश्योर किया जा सके। अब ये कैसे चैलेंजेस हैं इसको हम देखेंगे अभी। हमने बात की कि एथिकल और इंक्लूसिव के चैलेंजेस हैं, ठीक है। क्यों है, क्योंकि डेटा बायस हो सकता है, इनहेरेंट रिस्क ऑफ डेटा बायसनेस है। क्यों डेटा बायसनेस हमने कहा था, क्योंकि अनऑथराइज्ड सोर्सेज से डेटा आ सकता है, कोई ऐसी कंपनी से डेटा या फिर कोई ऐसा जर्नलिस्ट डेटा प्रोवाइड कर दे जो कि फेमस हो कि हाँ वो गलत कार्य करता है। कहने का मतलब अगर इंडिया में पॉवर्टी का डेटा या अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा शो करना है तो कई इंस्टीट्यूट हैं जो रिसर्च करते हैं इसके ऊपर, और अगर सपोज दैट वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या फिर सपोज करिए कि वो बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट अगर ज़्यादा है और दिल्ली में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, या फिर गुड़गांव में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो अगर सर्वे जो है बिहार से ही कर लिया गया, दिल्ली में किया ही नहीं गया, तो वो तो बता दिया जाएगा कि तुम्हारी कंट्री में जो है, और उसको फिर एक्स्ट्रापोलेट करके बताया जाएगा कि आपकी कंट्री में इतना जो है अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इस तरीके की डेटा बायसनेस हो सकती है। डेटा इनपुट जो है वो सही सोर्स से है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है।
और देखो वही डेटा की इंटीग्रिटी किस बात पे निर्भर करती है कि डेटा सेट कंप्लीट होना चाहिए, गैदर्ड ऑन टाइम, ये नहीं कि टाइम निकल गया। अभी क्या है कि सपोज दैट कि अगर आप गेहूं की फसल का जो है वो कर रहे हैं कि कितनी फसल पैदा होगी, तो अब कितनी फसल पैदा होगी अगर ये हम गलत टाइम पर एक साल पहले ही अगर कलेक्शन करने लगेंगे, तो शायद कई बार प्रेडिक्शन जो है गलत हो सकती हैं। तो ये जब फसल की बुआई स्टार्ट हो या फिर बुआई हो चुकी हो, तो उस टाइम पर जो है अगर हम लोग इंफॉर्मेशन को गैदर करें, एक्यूरेट होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए और रेलिवेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी दूसरे का डेटा किसी दूसरे में होना चाहिए। तो ये डेटा सेट्स की प्रॉब्लम्स हैं। अब यही हम बता रहे थे कि ये टॉपिक ऑडिटिंग से रिलेटेड कम है, और जो हमारी टेक्नोलॉजी अब ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो डेटा का यूज़ करेंगे अपने अपनी पॉलिसीज़ में। तो डेटा से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो क्या उसका यूज़ करना सही होगा उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का? क्या वो हमें सही रिजल्ट देगी, एक्यूरेटली देगी? इसकी क्या गारंटी होगी? तो इस तरीके से हमें ये पता होना चाहिए। अब अभी रिसेंटली में हुआ क्या है, न्यूज़ पेपर आर्टिकल में बताया जाता है कि यूरोपियन यूनियन ने पहला ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट बनाया है, अपनी पार्लियामेंट में अप्रूव किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन और स्क्रूटनी करता है ये एआई, मतलब जनरेटिव एआई लाइक चैट जीपीटी पर। कैसे करता है कि जो है इनको रिव्यू करने के लिए जब जब भी ऐसा कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया जाएगा, वो उसको सबमिट करेंगे चेक करने के लिए गवर्नमेंट को। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने इस यूरोपियन यूनियन एआई एक्ट के थ्रू रियल टाइम बायोमेट्रिक सर्विलांस को फ्रॉम पब्लिक सिस्टम एंड पब्लिक स्कोरिंग सिस्टम से भी बैन किया हुआ है। तो ये नए एक्ट आए हुए हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक्ट आए हुए हैं, जो कि ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर भाई किसी का अगर रियल टाइम बायोमेट्रिक सर्विलांस किया जाएगा, बायोमेट्रिक सर्विलांस का मतलब उसकी फिंगरप्रिंट्स की स्कैनिंग, उसका फेस स्कैनिंग, ठीक है, आइरिस स्कैनिंग अगर किया जाएगा, तो ये फ्रीडम टू मूवमेंट और फ्रीडम राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है कि नहीं है? तो इस तरीके से ये जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो इनको इनको केटर करने के लिए, इनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, इनको स्क्रूटनाइज करने के लिए जो है ईयू ने एक्ट बनाया है। अब क्या होना चाहिए, अभी इंडिया को भी भाई एक्ट बनाना चाहिए, ठीक है, कि जिससे जो है जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं या जो भी फ्रेमवर्क क्रिएट किए जा रहे हैं, उनको वो ऐसा ना हो कि वो इनसिक्योर हो जाएं हमारे लोगों के पर्सनल डेटा के लिए, ठीक है, उनका गलत पर्सनल डेटा का गलत यूज़ करें या फिर रिस्क एनालिसिस ना करें। आगे पॉइंट्स हैं, देखेंगे हम। अब देखिए बात हो रही है कि ये कंटेंट जनरेटेड जनरेटेड बाय एआई। तो एआई के द्वारा जो कंटेंट जनरेट किया जा रहा है, अभी जिसकी मैं बात कर रहा था, कि उसके क्या कंसर्न है, एक्यूरेसी कंसर्न है कि किस सोर्स से भाई चैट जीपीटी ने अगर डेटा लिया हुआ है तो किस सोर्स से लिया हुआ है। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंजमेंट होता है, वही चीज़ें जो भी बताई हैं। और बायसनेस ऑफ एआई बिकॉज ऑफ ह्यूमन बायसनेस, कहने का मतलब कि अगर कोई हिंदू होगा सपोज दैट, या फिर कोई और ज्यूस ले लीजिए, तो उसकी उसकी थॉट प्रोसेस या उसके सेंटिमेंट्स कुछ अलग होंगे। या सपोज दैट कोई कश्मीर का बंदा है, उसका किसी इशू पर फ्रीडम पे, इंटरनेट की फ्रीडम पे कोई अलग उसकी थॉट्स हो सकती हैं। किसी कोई जो पुअर है, जो जहाँ एक ऐसे गांव में रहता है जहाँ पर कास्ट रिजिडिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई हैं, जहाँ पर कुछ ही लोगों के पास में लैंड रिसोर्सेज कंसंट्रेटेड हैं, तो उसके लिए उस विलेज का परसेप्शन हो सकता है कि ऐसा हो जहाँ पर इनजस्टिस हो, इनइक्वालिटी हो। लेकिन उसी एक ऐसे बंदे के लिए जिसके पास लैंड होल्डिंग्स हैं, रिच है, उसके लिए हो सकता है कि उसका गांव अच्छा हो, उसकी लैंड्स है वहाँ पर, उसके बाग हैं, हेल्दी एयर है, हेल्दी इन्वायरमेंट है। तो बायसनेस हमेशा रहती है ह्यूमंस में। तो क्या जो एआई में और जब आप कंप्यूटर को बना रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो आप अपने ही तो आइडियाज़ डाल रहे हैं, अपने ही एक्सपीरियंस तो डाल रहे हैं, तो क्या वो ह्यूमन बायसनेस तो नहीं है? तो इसलिए एलन मस्क जो है ट्रुथ जीपीटी नाम का एक जो है मशीन बना रहे हैं, जो कि मैक्सिमम ट्रुथ सीकिंग होगी, ठीक है। और वो टेक्निकल प्रोग्रेस और एथिकल कंसिडरेशन होना चाहिए। एथिकल का मतलब ही वही बात हो रही लगातार कि जो ऑडिटिंग है या कोई भी डेटा यूजेस हैं, वो एथिकल होना चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए।
ठीक है, इस यही बात हो रही है लगातार। अब कैग के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? सबसे पहले कैग के सामने दो प्रॉब्लम आ रही हैं। एक तो डेटा सेट वाली प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, डेटा सेट प्रॉब्लम, पहली बात तो ये आ रही है कि देखिए क्या है कि हमारी इंडिया में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। सारे डिपार्टमेंट्स का अलग अलग तरीका है डेटा कलेक्शन का। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का दूसरा डेटा होगा, सोशल वेलफेयर स्कीम्स वाली जो होंगी उनका अलग होगा, साइंस के जो इंस्टीट्यूट्स होंगे उनका सैम्पल सर्वे वालों का अलग होगा। तो सबका अलग मेथडलॉजी है डेटा को कलेक्ट करने की, डेटा को स्टोर करने की। तो जब सारे डेटा को एक जगह इकट्ठा किया जाता है तो उस डेटा को क्रॉस रेफरेंस करना, उसको इंटीग्रेट करना बहुत ही कठिन काम हो जाता है। तो इसके लिए ये जो चैलेंज था डेटा स्टैंडर्डाइजेशन का, और एआई रेगुलेशन, तो हमको एक्ट चाहिए होगा एआई रेगुलेशन के लिए। तो चैलेंजेस क्या क्या के सामने क्या है? सबसे पहले तो हमें जो है आईटी रूल्स चाहिए एआई को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, ताकि कोई भी ऐसा कार्य एआई ना करे जो कि इलीगल हो। डेटा स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए कि सारे जो डेटा हों वो एक जैसे ही इनपुट लिए जाएं सारे विभागों के द्वारा। इसके लिए वन इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट वन सिस्टम बनाया गया है, जो कि एक वेब इनेबल्ड आईटी प्लेटफॉर्म है, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, ऑफलाइन फंक्शनैलिटी भी है उसमें, और एक मोबाइल ऐप है जिससे जो है जितना भी डिजिटल डेटा होगा वो कैप्चर किया जाएगा और फिर ऑडिट में प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। डेटा सिंक्रोनाइजेशन के लिए आईटी पॉलिसी, तो ये सारे चैलेंजेस थे जिनके द्वारा अब आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो डेटा स्टैंडर्डाइजेशन की प्रॉब्लम है उसको वन इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट वन सिस्टम, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वन कंट्री वन सिस्टम, ठीक है। इस तरीके का एक सिस्टम लाया गया हुआ है और पॉलिसी लाई गई है। साई जिसका हम बात कर रहे हैं, सुप्रीम ऑडिटर इंस्टीट्यूट, जो G20 की मीटिंग हुई थी, उसने क्या बताया कि हमें एक कॉमन इंटरनेशनल ऑडिट फ्रेमवर्क रिलेटेड टू एआई की आवश्यकता है। कहने का मतलब एक ऐसा एआई आवश्यकता हो, अगर किसी इंटरने अच्छा अब यहीं पर अब तो बात हो गई थी डिपार्टमेंट्स की। अगर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक है, गोल्डमैन सैक्स है, या फिर कोई भी, अगर उसको किसी कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन का डेटा चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा चाहिए, सब कंट्रीज अपने हिसाब से अलग अलग हिसाब से डेटा को कलेक्ट कर रही हैं। तो इतने बड़े डेटा को, बिग डेटा पर अगर उन्हें एनालिसिस करनी होगी तो कॉमन होना चाहिए डेटा। डेटा के जो रूल्स हैं वो कॉमन होने चाहिए। ये नहीं कि भाई यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए। अगर इंडिया में लोगों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उनके पिता का नाम, उनके रहने का एड्रेस, अगर ये कलेक्ट किया जा रहा है तो दूसरी कंट्रीज में भी यही कलेक्ट किया जाए ताकि डेटा का इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए। तो कॉमन इंटरनेशनल ऑडिट फ्रेमवर्क चाहिए। उसके साथ भी पहली तो प्रॉब्लम ये हो गई कि हाँ डेटा सेट के साथ में प्रॉब्लम हो, ठीक है, डेटा स्टैंडर्डाइजेशन की प्रॉब्लम है, रेगुलेशन की प्रॉब्लम है, कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है उसकी प्रॉब्लम है। अब ऑडिटर्स को क्या प्रॉब्लम? भाई जब नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नया सिस्टम आ रहा है, तो उनको उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। उनको तो सॉफ्टवेयर्स और टूल्स के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। और अगर ऑडिटर्स को पहली बात तो ये प्रोवाइड कराना चाहिए, ठीक है। उसके साथ ही साथ ऑडिटर्स को ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा एप्रोप्रिएट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजाइन और आर्किटेक्चर है जो कि लीगली एक्सेप्टेड है उनके ऑडिट के लिए, जो वो ऑडिट परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो ये फिर वही बात है कि ऑडिट से रिलेटेड है। लेकिन जो भी अगर हम इसको नॉर्मल पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो जो भी डेटा का यूज़र है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी एआई टेक्नोलॉजी यूज़ करने जा रहा है जिस भी कार के लिए। क्या वो लीगली एक्सेप्टेड है? क्या वो ऑब्जेक्टिव और जो स्कोप, अप्रोच, क्राइटेरिया, मेथड है वो लीगल है? वो करने के लिए उसके अंदर ऐसी एआई टेक्नोलॉजी के अंदर जो है बेस्ट वे हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अब उसके साथ ही साथ हमें जो है डेटा साइंटिस्ट, डेटा आर्किटेक्ट, डेटा इंजीनियर्स, प्रोग्रामर्स, एआई स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इसी में जो एक चैलेंज है वो है रिस्क एनालिसिस का। रिस्क एनालिसिस क्या है? सबसे पहले तो डेटा थेफ्ट, डेटा लॉस, ठीक है, और इनएक्यूरेटली डेटा को प्रेजेंट कर देना, इस तरीके की जो है रिस्क है। तो हमें जो है डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहिए और इसको लीगली रिक्वायर्ड बनाना चाहिए। इस रिस्क एनालिसिस को लीगल करना चाहिए कि अगर किसी भी कंट्री के लोगों का डेटा गवर्नमेंट के द्वारा या फिर इंटरनेशनल प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा यूज़ किया जा रहा है तो उसकी क्या रिस्क हो सकती हैं, उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, ठीक है। अगर जब तक वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होगा
तब तक और इसको कहने का मतलब इसको लीगली कंपल्सन करना चाहिए इसका। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा कि हम अपने जो पर्सनल डेटा की प्रोटेक्शन है उसको गारंटी कर सकेंगे, उसकी सिक्योरिटी को गारंटी कर सकेंगे। ठीक है, और फिलहाल आगे के लिए वे फॉरवर्ड में ये बताया जाता है कि जो ऑडिटर्स हैं उनको जो है बहुत ही कम ऑडिटिंग टेक्नोलॉजीज जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो फोकस ये रहना चाहिए कि रिस्क पे फोकस रहना चाहिए, कंट्रोल्स पे फोकस होना चाहिए, और गवर्नमेंट स्ट्रक्चर पे फोकस होना चाहिए टू ऑपरेट इफेक्टिवली, कि जो भी अवेलेबिलिटी है उसको इफेक्टिव तरीके से यूज़ किया जा सके। तो ये थे हमारे आज के 2 टॉपिक्स। इसकी पीडीएफ को आप जो है और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है UPPCS सॉरी मिएंडरिंग मॉन्क @UPPCS, इसको जब आप डालेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में भी हमने डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल का नाम, तो उस पर जो है आप जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।